अब आप देखते हो यहाँ पर हम लोग वर्ल्ड वॉर वन की बात करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा कि जो वर्ल्ड वॉर वन है हमको समझना है कि ये मेनली यूरोप में कंट्रीज़ थी, उन लोगों ने आपस में वॉर किया था स्टार्ट, जिसमें एलाइज थे ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया, और दूसरी थी सेंट्रल पावर्स जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड ऑटोमन तुर्की। तो आप देखोगे कि एलाइज वर्सेस सेंट्रल पावर्स था, है ना, वर्ल्ड वॉर वन, एलाइज वर्सेस सेंट्रल पावर्स था वर्ल्ड वॉर वन। तो वर्ल्ड वॉर वन हुआ तो यूरोप में था, बट आप देखोगे कि इसका इम्पैक्ट आपको ओवरऑल हर जगह देखने को मिलेगा। क्यों? उसका रीज़न है कॉलोनीज़ ऑफ यूरोपियन कंट्रीज। सबसे बड़ा रीज़न यही है, कॉलोनीज़ ऑफ यूरोपियन कंट्रीज़। यूरोपियंस को अपना वॉर लड़ना था, अपने वॉर की फंडिंग चाहिए थी। फॉर फाइटिंग वॉर दे रिक्वायर्ड सोल्जर्स, दे रिक्वायर्ड फंडिंग, दे रिक्वायर्ड आर्मामेंट्स। उन लोगों ने क्या किया, अपनी कंट्री के साथ ही साथ अपनी कॉलोनीज़ को भी इन्वॉल्व कर लिया, और कॉलोनी से वहाँ पर उन लोगों ने दे टुक सोल्जर्स फोर्सफुली, लोगों को कहा कि आपको आर्मी ज्वाइन करनी पड़ेगी। और इवन दो कॉलोनीज़ वर नॉट पार्ट ऑफ दैट वॉर, स्टिल उनके सोल्जर्स को बुलाया गया आर्मी में वॉर लड़ने के लिए। इंडिया से कितने सारे सोल्जर्स वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू में इन्वॉल्व हुए थे, इवन दो वी वर नॉट पार्ट ऑफ दैट वॉर। वो यूरोप का वॉर था, उसको इन लोगों ने वर्ल्ड वॉर बनाया फॉर देयर ओन ग्रीडीनेस एंड बेनिफिट। और ये सारे वॉर सिर्फ इसीलिए लड़े जा रहे थे सो दैट दे कैन शो कि हु इज़ पावरफुल और कौन ज़्यादा कॉलोनीज़ एक्सपैंड कर सकता है, किस तरीके की सारी चीज़ें हैं। तो आप देखोगे कि यहाँ पर क्या होता है कि जो इंडियंस भी हैं या फिर जो भी कॉलोनीज़ हैं, अफ्रीकन कॉलोनीज़, यहाँ से पीपल ऑफ द एबल वर्किंग फोर्स, है ना, पीपल ऑफ एज ग्रुप विच इज़ वर्किंग, है ना, एम्प्लॉयड, इन लोगों को भी यहाँ से ले जाया जाता है एंड वॉर में सोल्जर्स की तरह इन लोगों को भेजा जाता है कि आपको वॉर लड़ना है फॉर दिस, क्योंकि कॉलोनीज़ हैं तो लोगों के ऊपर इम्पोजिशन करेंगे ही अपनी विल का, और दे कैनॉट से नो, क्योंकि अगर नो कहेंगे तो टैक्सेशन लगा देंगे या फिर किस तरीके से ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही साथ आप देखोगे कि इस वॉर में सबसे ज़्यादा डेविस्टेशन होता है, क्योंकि इस तरीके का वॉर इसके पहले नहीं हुआ था, है ना। ये फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर था आपका, ये फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर था, क्योंकि यहाँ पर मशीन गन्स, टैंक्स, एयरक्राफ्ट, केमिकल वेपन्स, ये सारी चीज़ें मैसिव स्केल पर यूज़ हुई थी। इसके पहले आप देखते हो छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती हैं, वॉर्स होते हैं, उन पर ये सारी चीज़ें इतना ज़्यादा नहीं इफेक्ट डालती हैं, बट इस वॉर में मशीन गन्स, टैंक्स, एयरक्राफ्ट, इस तरीके की कई सारी चीज़ें मैसिव स्केल पर यूज़ हुई थी। क्योंकि यहाँ पर जो वॉर था, दिस वॉज वॉर की टू शो कि कौन ज़्यादा पावरफुल है। तो मिलियंस ऑफ सोल्जर्स रिक्रूट किए गए हैं ना, अराउंड द वर्ल्ड कॉलोनीज से आए। इसमें आप देखोगे कि 9 मिलियन पीपल वर डेड, 90 लाख, 9 मिलियन इज 90 लाख, 90 लाख पीपल वर डेड एंड 20 मिलियन, दैट इज 2 करोड़ पीपल वर इंजर्ड, 20 मिलियन इंजर्ड। इस तरह की ये सारी चीज़ें थीं जो इसके पहले कभी इतना बड़े वॉर पे, इतने बड़ी स्केल पर चीज़ें नहीं हुई थी। साथ ही साथ जो सोल्जर्स जिनको भेजा गया था, पीपल ऑफ एज ग्रुप विच इज़ वर्किंग, कि जो काम करने वाले लोग थे ना, जो एक पॉपुलेशन थी जो वर्क फोर्स बन सकती थी, इंडस्ट्रीज़ में एम्प्लॉयड हो सकती थी, और लोगों के काम जैसे इंडस्ट्रीज़ में ऑलरेडी एम्प्लॉयड पे थे, है ना, वर्किंग एज के लोग थे, उन लोगों को सोल्जर्स बना के जब भेजा गया कि यू नीड टू फाइट दिस वॉर, तो जब वो लोग वॉर पे गए और उनके लाइफ्स का लॉस हुआ या फिर वो लोग इंजर्ड हुए, तो इससे क्या होता है कि जो वर्क फोर्स होती है, काम करने वाले लोग, वर्क फोर्स भी रिड्यूस हो गई। क्योंकि ऐसे लोग जब वॉर पर चले जाएंगे तो या तो उनकी डेथ हो जाएगी, तो ऑलरेडी वो लोग वर्क फोर्स से बाहर हो जाएंगे। अगर वो इंजर्ड हो जाते हैं देन ऑल्सो दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन वर्किंग कंडीशंस इंडस्ट्रीज़ में या फिर किसी और जगह पर। तो आप देखोगे वर्क फोर्स का डिक्लाइन हो जाता है। साथ ही साथ इस टाइम पर क्या था कि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ थी, ऑल इंडस्ट्रीज़ वर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वॉर प्रोडक्ट्स, वॉर गुड्स, है ना। सारी इंडस्ट्रीज़ को बोल दिया गया कि आपको वॉर गुड्स को प्रोड्यूस करना है, आर्मामेंट्स बनाने हैं, टैंक्स बनाने हैं, है ना, शेल्स बनाने हैं, राइफल्स बनानी है, जो भी चीज़ें हैं वो सारे रिसोर्सेज को डाइवर्ट कर दिया गया
कि अब बाकी सारी चीज़ें नहीं होंगी, दी ओनली थिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ प्रोडक्शन ऑफ वॉर रिलेटेड गुड्स, ये सारी चीज़ें होंगी। साथ ही साथ विमेन को भेज दिया जाएगा वॉर पे, और जो जॉब्स खाली हो जाएंगी अब वहाँ पर विमेन टेक ओवर कर लेंगी। तो विमेन टेक ओवर कर लेंगी जो काम पहले मैन कर रहे थे, क्योंकि मैन आर गॉन टू फाइट वॉर फॉर दी कॉलोनीज एंड देयर मास्टर्स, जो यूरोपियन थी, ब्रिटिश, फ्रांस, ये सारी कंट्रीज। अब आप देखोगे इसमें एक चीज़ और आती है कि ये सारी चीज़ें तो हुई कि गुड्स बनाना है, उसी को मैन्युफैक्चर करना है, सो दैट दे कैन डेवलप, दे कैन मेक गुड्स फास्टर, और अपनी हेजेमनी को मेंटेन कर सकें, अपनी लीडरशिप को मेंटेन कर सकें। इसमें एक और चीज़ होती है कि जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन क्या करता है कि ब्रिटेन यूएस से डेट लोन लेता है, ब्रिटेन लोन लेते हैं यूएस से, ठीक है, अपने वॉर को फंड करने के लिए। वॉर को फंड करने के लिए मतलब जब आपको वॉर को फंड करना है, आपको इंडस्ट्री सेटअप करनी पड़ेगी, आपको प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, आपको लोगों को एम्प्लॉय करना पड़ेगा एज सोल्जर्स, एज प्रोड्यूसर्स इन इंडस्ट्रीज़, तो आपको उनको पैसा देना पड़ेगा, आपको रिसोर्सेज के लिए पैसा चाहिए होगा। तो ब्रिटेन ने यूएस से लोन लिया, और वहाँ से धीरे धीरे आप देखते हो कि ब्रिटिश ने बहुत ज़्यादा पैसा लोन लिया था यूएस से, और वो उनके डेट में आ जाते हैं, डेट है ना, कर्ज, यूएस के कर्ज में ब्रिटेन आ जाते हैं, और इनकी वजह से कई सारी चीज़ों को इनको सेल आउट करना पड़ता है, क्योंकि लोन को पे करने के लिए दे डिड नॉट हैव मच मनी। तो वो क्या करेंगे, धीरे धीरे अपनी कॉलोनीज़ को यूएस को सेल आउट करेंगे, और इस तरीके से आप देखते हो बाय द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर वन यूएस के पास मोर कॉल एसेट्स, है ना, एसेट्स मतलब होती है प्रॉपर्टी इन फॉर्म ऑफ कॉलोनी, ज़्यादा होगी दूसरी किसी गवर्नमेंट से, मोर एसेट्स दैन फॉरेन गवर्नमेंट्स, है ना। तो बाकी किसी गवर्नमेंट से ज़्यादा यूएस के पास सबसे ज़्यादा पावर्स आ जाएंगी इन फॉर्म ऑफ कि एसेट्स इसकी बढ़ गई। भाई इसने लोन दिया, व्हेन लोन वाज नॉट रीपेड, तो उनको किसी अदर फॉर्म में लोन को रीपे करना पड़ेगा, तो वो जनरली अपनी कॉलोनीज़ या रिसोर्सेज को यूएस को देंगे, और फिर यूएस उन रिसोर्सेज और कॉलोनीज़ को ओवरटेक कर लेगा, और उसकी एसेट्स इंक्रीज़ होती जाएंगी एज प्रॉपर्टी। एसेट्स मतलब होता है प्रॉपर्टी, ऐसी चीज़ जो आपकी वैल्यू बढ़ाए, है ना। एक होता है लायबिलिटी जो आपकी चीज़ों की वैल्यू कम करे, और एक होता है एसेट। जैसे आप देखो कि आपके जो फैमिली में घर होगा आपका, है ना, कहीं प्लॉट होंगे, तो वो आपकी एसेट कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि उसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। आपने किसी से लोन लिया है, बैंक से लोन लिया है, तो वो आपकी क्या हो गई, लायबिलिटी। तो आप देख रहे हो कि जब वॉर हो रहा था, तो वॉर के टाइम पर ब्रिटेन ने क्या किया कि ब्रिटेन ने काफ़ी ज़्यादा पैसा यूएस से लोन के फॉर्म में लिया, और जब वॉर एंड होता है तो यू विल सी कि जब वॉर एंड होगा तो प्रोडक्शन जो इतना ज़्यादा तेज़ी से चल रहा था, है ना, फॉर मेकिंग गुड्स एंड वेपन्स रिलेटेड टू वॉर, तो क्या होता है कि उनका प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा, क्योंकि वॉर अब एंड हो गया, तो अब उन चीज़ों की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है उतनी तेज़ी से जितनी रिक्वायरमेंट वॉर के टाइम पर थी। तो जैसे ही आप देखोगे कि वॉर बूम एंडेड, इसको बोलते हैं वॉर बूम। बूम का मतलब होता है अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ, बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ। तो यहाँ पर ये हो जाएगा कि वॉर बूम एंडेड, तो आप देखोगे कि प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा एंड अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगी, क्योंकि लोगों को अब जो है इतना ज़्यादा प्रोडक्शन करना नहीं है वॉर रिलेटेड गुड्स का, तो उनके पास कोई और वर्क नहीं है, दे कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स, और उनको यहाँ से निकाल दिया गया है और चीज़ों का प्रोडक्शन कम हो गया है। साथ ही साथ आप देखोगे कि जो यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है 1921 में 1 आउट ऑफ 5 ब्रिटिश वर्कर्स को अनएम्प्लॉयड कर दिया गया। क्यों? जैसे अगर 5 लोग हैं तो 5 में से हर एक पर्सन को हटा दिया गया एम्प्लॉयमेंट से, कि अब आपको काम की ज़रूरत नहीं है, अब आपको काम नहीं करना है, आप यहाँ से जा सकते हैं। तो आप देखो कि हर 5 में से एक पर्सन वॉज अनएम्प्लॉयड इन ब्रिटेन इन 1921। फिर आप देखोगे कि एग्रीकल्चर इकोनॉमीज़ में ज़्यादा क्राइसिस आएगा। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर इकोनॉमीज़ में भी क्राइसिस इसलिए आएगा, जब वॉर हो रहा था देन प्रोडक्शन ऑफ वीट ज़्यादा था, क्योंकि आपको पता है वॉर में हमेशा, देखिए वॉर जब भी होता है
आपको फंडिंग चाहिए होती है, दूसरी चीज़ आपको चाहिए होती है फूड फॉर सस्टेनिंग योर क्या कहते हैं आपके सोल्जर्स, और सोल्जर्स और इन चीज़ों को सस्टेन करने के लिए, सोल्जर्स को सस्टेन करने के लिए आपको फूड चाहिए। तो जब फूड चाहिए होगा तो यहाँ पर वीट का प्रोडक्शन बढ़ जाता है एट वॉर, वॉर के टाइम पर फूड प्रोडक्शन बढ़ जाता है, और जैसे ही वॉर ख़त्म होगा तो आप देखोगे कि क्या होता है, जैसे ही वॉर एंड होता है आप देखते हो कि प्रोडक्शन उतना ही चल रहा है बट कंजम्पशन नहीं हो रहा है, क्योंकि वॉर के टाइम पर मैंने आपको बताया कंजम्पशन ज़्यादा था तो इसलिए प्रोडक्शन भी ज़्यादा था, बट जैसे ही वॉर एंड हुआ प्रोडक्शन भी कम नहीं हुआ, प्रोडक्शन उसी हिसाब से होता रहा, कंज्यूम करने वाले लोग नहीं थे। तो क्या होता है कि एग्रीकल्चर इकोनॉमीज़ में उनका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस खरीदने के लिए नो बडी वॉज अवेलेबल, क्योंकि रिक्वायर्ड मान लेते हैं वॉर के टाइम पर 100 kg चाहिए था, है ना, वॉर टाइम पर आप अगर देखो वॉर के टाइम पर 100 kg चाहिए था, आफ्टर वॉर वो हो गया 50 kg, या 50 भी छोड़िए आप 70 kg ले लेते हैं, ठीक। तो 70 kg है तो 30 kg जो एक्स्ट्रा अभी भी प्रोड्यूस हो रहा है प्लस 30 kg जो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो रहा है, इसको कोई नहीं खरीदेगा ना, क्योंकि 70 kg की ही रिक्वायरमेंट है, ये तो सरप्लस है। व्हेन दिस इज सरप्लस तो एक टाइम के बाद क्या होगा, इसका भी नो बडी विल बाय दिस, नो बडी विल बाय, नो बायर्स। तो जब बायर्स नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, ये इट विल बी रॉटन एंड वेस्टेड, और ओवरऑल तरीके से जो इस पे रिसोर्स लगा है, जो पैसा लगा है फार्मर्स का, है ना, जो लैंड यूज़ करी थी इन चीज़ों को ग्रो करने के लिए, वो सारे रिसोर्स उस समय वेस्ट हो गए, है ना। तो क्या होगा कि 30 kg ये आपका वेस्ट हो गया। तो प्रोडक्शन 100 kg चाहिए था वॉर टाइम पर, बट वॉर के बाद सिर्फ 70 kg की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन प्रोडक्शन फिर भी 100 kg का हो रहा था। तो 100 kg का हो रहा था, 30 kg आपका वेस्ट चला गया, जिसकी वजह से इकोनॉमीज़, एग्रीकल्चर इकोनॉमीज़ थी उनका लॉस स्टार्ट हो गया, क्योंकि जो आपने पैसा लगाया है उसको आप रिकवर नहीं कर पा रहे हो। और फिर साथ ही साथ देखोगे कि यूरोप में वॉर के टाइम पर वीट प्रोडक्शन थोड़ा कम हो गया था, उस टाइम पर कनाडा अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया में बढ़ गया प्रोडक्शन, और फिर जब वॉर एंड होता है तो यूरोप में फिर से चीज़ें बढ़ जाती है। तो ओवरऑल क्या हो गया कि ओवरऑल आपका प्रोड्यूस बढ़ चुका है, रिक्वायरमेंट आपकी ज़्यादा हो गई, वो सॉरी सप्लाई ज़्यादा हो गई, डिमांड आपकी कम है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, आपका सरप्लस आपका वेस्ट हो जाएगा, रॉटन एंड वेस्ट, इस तरीके से लॉस हो जाएगा एग्रीकल्चर इकोनॉमीज़ का। देन राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। अब यहाँ पर एक और चीज़ आती है, राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। आप देखोगे कि यूएस में रिकवरी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, क्यों, क्योंकि यूएस में हम लोग यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ थी, तो यूएस में एक थे हेनरी फोर्ड, फोर्ड मोटर्स आपको पता है जिसकी कार्स आती हैं, हेनरी फोर्ड ने क्या किया कि यहाँ पर इन्होंने मास प्रोडक्शन स्टार्ट किया। मास प्रोडक्शन का मतलब होता है बहुत लार्जर लेवल पर चीज़ों को प्रोड्यूस करना, ताकि ओवरऑल कॉस्ट कम आए और जब हम उसको सेल करें तो हम प्रॉफिट कमा सकें। जैसे अगर मान लेते हैं कि एक टॉफ़ी को बनाने के लिए, मान लेते हैं अगर 1 रुपये की टॉफ़ी है, सॉरी 1 रुपये की टॉफ़ी नहीं, पहले एक टॉफ़ी की बात करते हैं, 1 टॉफ़ी है ना, अगर बनाने लगे तो उसके लिए हमको शुगर चाहिए होगी, बटर चाहिए होगा, कई सारी चीज़ चाहिए होंगी। तो अगर एक टॉफ़ी बनाते तो ओवरऑल कॉस्ट आप देखोगे तो ज़्यादा आएगी, है ना। मान लेते 100 रुपये आए, क्योंकि बटर लोगे आप, कुछ शुगर लोगे, गैस यूज़ करोगे, इस तरीके से। तो आपने एक टॉफ़ी बनाई, आपने क्वांटिटी बड़ी खरीदी, लेकिन आपने उसका सिर्फ छोटा सा पोर्शन यूज़ किया और एक टॉफ़ी बनाई और इसको आपने बेचा 2 रुपये में, मान लेते हैं, ठीक। अब ये 2 रुपये है और आपका 98 रुपीज़ अभी भी पेंडिंग है। तो मास प्रोडक्शन में क्या था कि इन्होंने 100 रुपीज़ लगा कर इतनी ज़्यादा टॉफ़ीज़ बना ली, 1000 मान लेते टॉफ़ीज़ बना ली इन्होंने, ठीक है, 1000 टॉफ़ीज़ बनाई। तो उससे क्या हुआ कि इनका जो कॉस्ट है, अगर ये 2 रुपये पे भी बेचेंगे तो इनका 2000 रुपये हो गया, है ना, 2000 रुपये हो गया, और 100 रुपये इन्होंने इन्वेस्ट किया था, तो इनका ना 1800 का प्रॉफिट हो गया ना। तो मास प्रोडक्शन में यही होता है, मास प्रोडक्शन में चीज़ों की ओवरऑल कॉस्ट कम आती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा लेवल पर चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं कि ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाती है और आपका प्रॉफिट होता है उसमें। तो हेनरी फोर्ड ने क्या किया, मास प्रोडक्शन स्टार्ट किया कार का। इसने एक चीज़ ली कि जो एक कन्वेयर बेल्ट का सिस्टम था बुचर्स का, है ना, बुचर्स जो आपके एनिमल को किल करते हैं, उन बुचर्स का सिस्टम था एनिमल स्लॉटरिंग में जो यूज़ होता है, कन्वेयर बेल्ट। कन्वेयर बेल्ट, कन्वेयर बेल्ट में क्या होता है कि इस तरीके से एक बेल्ट होती है, वो जो है
आपका सेक्शंस में डिवाइडेड होती है, ठीक है। ये आपकी कन्वेयर बेल्ट है, इस पर सामान आता है। ये स्टेशन नंबर 1 है, ये स्टेशन नंबर 2 है, ये स्टेशन नंबर 3 है। तो कन्वेयर बेल्ट में क्या होता था, इन्होंने स्लॉटर हाउस से ही प्रोडक्ट स्टार्ट किया, फॉर्मूला लिया था चीज़ों का समझने का, कि हेनरी फोर्ड ने स्टार्ट किया कि हम कार प्रोड्यूस करेंगे। तो इस स्टेशन 1 पर कार के कुछ पार्ट्स को फिक्स किया जाएगा, स्टेशन 2 पे कार के कुछ पार्ट्स को फिक्स किया जाएगा, स्टेशन 3 पे कार के दूसरे पार्ट्स को फिक्स किया जाएगा। मतलब कार विल बी मेड इन डिफरेंट पार्ट्स। तो हर एक स्टेशन पर एक पार्ट फिक्स होगा। यहाँ P3, यहाँ P2, यहाँ P1 लिख लेते हैं। पार्ट 1 यहाँ पर फिक्स हो रहे हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर असेंबली लाइन है, तो असेंबली लाइन में यहाँ पर इंजन का कुछ काम हो रहा है, यहाँ पर उसके आगे इंजन जब बढ़ा तो उसके आगे चैसिस का काम हो रहा है, फिर आप देखोगे कि टायर्स यहाँ पे अटैच हो रहे हैं, इस तरीके से सारी चीज़ें हो रही थी। तो इन्होंने ये काम जब किया तो इस तरीके से असेंबली लाइन मेथड यूज़ करके फास्टर एंड चीपर वे में गाड़ियों को प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया, जिससे मास प्रोडक्शन बढ़ा। और जब आप देखोगे कि मास प्रोडक्शन बढ़ेगा तो धीरे धीरे कॉस्ट ओवरऑल कम हो जाएगी। तो अगर उस समय एक गाड़ी की कॉस्ट $1000 थी जो पहले बन रही थी, अब उसकी कॉस्ट अगर $500 आ गई तो इसकी कॉस्ट ओवरऑल कम हो गई, तो लोग ज़्यादा अफोर्ड कर पाएंगे। मान लेते $1000 अफोर्ड करने वाले 100 लोग थे, है ना, 100 पीपल, और 500 करने वाले 250 पीपल है। तो आप देखो कि ओवरऑल आपका जो है कॉस्ट कम आई और उसके बायर्स भी बढ़ गए, रेंज भी बढ़ गई, और आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कम आ रही है। तो आपको फ़ायदा ही हो रहा है। तो इस तरीके से असेंबली लाइन का इन्होंने मास प्रोड्यूस कार करना स्टार्ट कर दिया, असेंबली लाइन का यूज़ करके मास प्रोडक्शन ऑफ कार। और सबसे पहली जो कार बनी थी टी मॉडल फोर्ड, टी मॉडल है ना, टी मॉडल फोर्ड, ये कार सबसे ज़्यादा पहले प्रोड्यूस हुई थी, जो फर्स्ट मास प्रोड्यूस्ड कार ऑफ द वर्ल्ड बनी। फिर आप यहाँ पर देखोगे कि क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन भी हो रहा था धीरे धीरे, कैसे, जो ये स्टेशन थे, इन स्टेशन पर एक वर्कर को खड़े रहना पड़ता था, क्योंकि अगर वो हटेगा तो यहाँ का काम रुक जाएगा, जब यहाँ का रुकेगा तो आगे असेंबली लाइन का रुकेगा, इसी तरीके से आगे का रुकेगा। तो व्हाट दे डिड वाज कि यहाँ पर खड़े रहना पड़ता था परमानेंटली, और दे के नॉट इंटरेक्ट विद देयर पीयर्स, अपने ग्रुप के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते थे, है ना, क्योंकि अगर इंटरेक्ट करेंगे तो यहाँ का काम छूटेगा और उससे वो आगे की लाइन पर भी इफेक्ट पड़ेगा, जिससे ओवरऑल चीज़ों पर इफेक्ट पड़ेगा। तो लोगों ने सोचा कि वी आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड, तो इस तरीके से कई लोगों ने अपना काम छोड़ दिया, क्विट कर दिया कि इस वर्क प्रेशर में, इस कंडीशन में वी कैन नॉट वर्क। तो हेनरी फोर्ड क्या कहता है, हेनरी फोर्ड लोगों को $5 एक्स्ट्रा, $5 डबल कर देता है वेज, है ना। पहले $2.5 थी वेज, $2.5 थी वेज, उसको इंक्रीज़ करके $5 कर देता है, जिससे कहता है कि अब आप आओ, आपका वेज बढ़ा दिया है, पैसा बढ़ा दिया है, तो आप यहाँ पर आके काम करो, आप ज़्यादा अर्न करोगे। इस तरीके की चीज़ें ये करता है और पेमेंट देता भी है। तो आपको देखने को मिलेगा कि साथ ही साथ यहाँ पर ट्रेड यूनियंस को बैन कर देता है कि कोई ग्रुपिंग नहीं होगी, कोई यहाँ पर यूनियन नहीं बनाएगा कि वर्कर्स किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो हेनरी फोर्ड ने वेजेस को इंक्रीज़ कर दिया। वेजेस को इंक्रीज़ करने का पर्पज़ सिर्फ ये था कि लोगों को अट्रैक्ट करके बुलाएं काम पे वापस, ताकि वो और ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके। तो वेजेस को इंक्रीज़ किया $5, है ना, $2.5 से डबल क्योंकि कर दिया था, तो $2.5 पहले था तो उससे $5 कर दिया था। और साथ ही साथ ये वेज उसने डबल करी तो उसका कोई लॉस नहीं हुआ, क्योंकि उसने प्रोडक्शन इतना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा दिया था कि लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा कम टाइम में कम से कम प्राइस पे कार जा रही थी, और पीपल वर बाइंग दोज कार्स। और वेज इंक्रीज़ होने का फ़ायदा एक और हुआ कि वेज इंक्रीज़ होने से इनकम लोगों की बढ़ी, है ना, डिस्पोजेबल इनकम, मतलब जो पैसा खर्चा कर सकते थे उनके पास भी पैसा आ गया कि अब हमारे पास भी पैसा, भाई $5 है, उस टाइम पर $5 की वैल्यू बहुत थी। तो आप देखोगे कि उनका मंथली इनकम बढ़ जाएगी, जब मंथली इनकम बढ़ेगी तो वो एक्सपेंडिचर भी अच्छे से कर पाएंगे। तो इस तरीके से इसने कई सारी चीज़ों को प्रमोट किया। मतलब सोचिए एक काम से कितनी सारी चीज़ें हुई कि उसने मास प्रोडक्शन ऑफ कार किया, मास प्रोडक्शन, है ना, मास प्रोडक्शन ऑफ कार जब हुआ तो उससे पहली बात तो कार की सेल्स भी बढ़ गई, वेजेस बढ़ी लोगों की, और वेजेस से क्या हुआ कि लोगों की परचेजिंग पावर भी बढ़ गई, कि जब पैसा ज़्यादा आएगा, सैलरी ज़्यादा आएगी तो वो स्पेंड भी ज़्यादा कर पाएंगे।
और इसी तरीके से रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन्स, रेडियोज़, ग्रामोफोन प्लेयर्स, इन सब का भी प्रोडक्शन होने लगा और एक सिस्टम स्टार्ट हुआ, हायर परचेज़। हायर परचेज़ जैसे इसको कहते हैं हम लोग ईएमआई वाला ऑप्शन। ईएमआई पर लोग सामान लेने लगे कि अगर $100 की है वॉशिंग मशीन, तो इन्होंने क्या किया कि अगर किसी की $5 की इनकम है तो उसने कह दिया कि हम $2 पर डे के हिसाब से, या जो भी है, जो भी उनका सिस्टम होगा उसके हिसाब से हम पेमेंट करेंगे, एंड दैट थिंग विल बी पेड इन फॉर्म्स ऑफ ईएमआई। तो इस तरीके की सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। फिर आप देखोगे कि जब कंजम्पशन पावर बढ़ जाएगी तो धीरे धीरे लोग इन्वेस्टमेंट करने लगेंगे घरों के लिए, है ना, और लैंड बाय करने लगेंगे। तो हाउसिंग और हाउस होल्ड में भी चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट होगा, उनका भी गुड्स का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा, है ना, घर ज़्यादा बनने लगेंगे, लोग ज़्यादा घर खरीदने लगेंगे, और इसमें भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, क्योंकि घर बनाने के लिए ये रिक्वायर कंस्ट्रक्शन पीपल। तो कंस्ट्रक्शन पीपल के लिए भी वहाँ पर भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगी। ज़्यादा कंजम्पशन होगी, डिमांड, तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगा, और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और डिमांड से एम्प्लॉयमेंट और इनकम भी बढ़ेगी, क्योंकि जहाँ पर डिमांड ज़्यादा होगी कि हमको यहाँ पर घर बनवाना है, तो वर्कर्स की भी नीड होगी, वर्कर्स की नीड होगी, तो वर्कर्स विल बी एम्प्लॉयड और उनको सैलरी दी जाएगी। इस तरीके से आप देखोगे कि ओवरऑल एक चीज़ से कनेक्ट होकर दूसरी चीज़ स्टार्ट हो जाएगी। और धीरे धीरे 1923 में यूएस क्या करेगा, अपने जो कैपिटल है, कैपिटल एज इन जो पैसा है, वो धीरे धीरे बाकी ओवरसीज़ लेंडर को देने लगेगा। ओवरसीज़ लेंडर को नहीं, ओवरसीज़ लोगों को लोन करने लगेगा, लेंडर तो खुद ही था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यूएस के पास इंक्रीज्ड, है ना, कैपिटल हो जाएगा। जब इंक्रीज्ड कैपिटल होगा तो लोन भी दे सकेगा, तो गिव आउट लोन्स। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें, आपके पास 100 रुपये है, अगर आपके फ्रेंड ने कहा कि मुझे 20 रुपीज़ की नीड है, तो क्या मुझे दे पाओगे? तो आपके पास अगर 100 रुपीज़ है तो आप 20 रुपीज़ दे सकते हो उसको। तो इसी तरीके से यूएस में भी क्या हुआ कि यूएस के पास पैसा जब ज़्यादा बढ़ा तो उसने ओवरसीज़ दूसरी कंट्रीज़ को, दूसरी इकोनॉमीज़ को लेंड आउट करना शुरू कर दिया, लोन देना शुरू कर दिया, ताकि उनको लोन दे और फिर उनसे इंटरेस्ट के फॉर्म में लेगा, तो और ज़्यादा पैसा, इनका कैपिटल बढ़ेगा यूएस का। इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर होती हैं, बट ये सारी चीज़ें कुछ टाइम तक रहती हैं, क्योंकि 1929 में आता है ग्रेट डिप्रेशन, जिसकी बात हम लोग करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि क्या सारी चीज़ें थी, क्या सारी सिचुएशंस बनी, जिनकी वजह से ये सारे कंडीशंस अच्छी क्रिएट हुई, बट ये कुछ टाइम के बाद डाउनफॉल होना स्टार्ट होता है, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू क्लास।